फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के साइमन से, जो नौकरी इंटरव्यू देने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट जाता है। मैनेजर उसका सीवी चेक करती है और कहती है कि उसकी नौकरी में 10 साल का गैप क्यों है। इस पर साइमन झिझकते हुए कहता है कि वो अस्पताल में था एक मेडिकल कंडीशन की वजह से। लेकिन तभी मैनेजर उसकी कलाई पर बने जख्मों के निशान देख लेती है और साइमन का एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। यहीं से साइमन के दिमाग में अजीब सी स्टैटिक आवाजें आने लगती है। इसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे निकम्मा कहती है और कहती है कि वो कभी कोई नौकरी नहीं पा सकता। साइमन उस आवाज से कहता है कि चली जाओ, लेकिन वो आवाज कहती है कि इसका एक तरीका है, उसके लिए तुम्हें खुद को खत्म करना होगा, जो वो करने में भी नाकाम रहा था। अचानक साइमन हकीकत में लौट आता है, लेकिन अब उसे मैनेजर एक अस्त व्यस्त और आधे कपड़े पहने हुए एक आदमी की तरह दिखती है। घबराकर साइमन बेतुकी से बात बोल देता है और तभी वो आदमी गायब हो जाता है। मैनेजर अब समझ जाती है कि साइमन पागल है और वो इंटरव्यू को तुरंत खत्म कर देती है। इसी दौरान लोकल कैंपस कैफेटेरिया में एक मिडिल एज आदमी जिसका नाम एडी है, वो देखता है कि एक लड़का दुकान से कुछ खाना चुरा रहा है। वो तुरंत जाकर खुद को कैंपस सिक्योरिटी बताकर उस बच्चे को रोकता है, लेकिन लड़का उसे इग्नोर कर देता है। गुस्से में एडी उस पर हैंड सैनिटाइजर छिड़क देता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे सिक्योरिटी ऑफिस ले जाता है, वहाँ का चीफ चेयरमैन उस पर भड़क उठता है। असल में एडी यहाँ काम करता ही नहीं है, वो बस एक पुराना गार्ड है जो अभी भी पुरानी नौकरी की झूठी इज्जत पकड़े बैठा है। जेरमी उसे जबरदस्ती उस लड़के को छोड़ने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो वो पुलिस को बुला लेगा। बाद में साइमन और एडी, जो कि पड़ोसी निकलते हैं, अपने अपने घर लौटते हैं। साइमन अपनी बहन डीडी के साथ रहता है, जो दिन में पढ़ाई करती है और रात में नौकरी करके घर चलाती है। वो साइमन से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है, लेकिन साइमन टाल देता है। यहाँ से साफ हो जाता है कि दोनों भाई बहन पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं और इसी वजह से साइमन इस तरह की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। एडी दूसरी तरफ बिल्कुल अकेला रहता है और उसका कोई परिवार नहीं है। अगली सुबह साइमन अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसकी बॉडी स्पेजम्स का कुछ किया जा सकता है क्या। डॉक्टर कहता है कि ये बस उस दवाई का साइड इफेक्ट है जो वो ले रहा है। फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या साइमन को कभी हाल में कोई भ्रम या उलझी हुई बातें हुई हैं, लेकिन साइमन झूठ बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर लौटते टाइम साइमन एक गली में हलचल देखता है। वो छुपकर देखता है कि एक नकाब पहने हुए गुंडा एक औरत को थप्पड़ मारकर वैन में धकेल रहा है। साइमन समझ जाता है कि ये औरत किडनैप हो रही है। इस वक्त फिर वही आवाज दिमाग में आती है और उसे निकम्मा और पागल कहती है, लेकिन साइमन उसे अनसुना करके वैन की तरफ दौड़ता है। वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन वैन का नंबर प्लेट नोट कर लेता है। इसके बाद ईडी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दरअसल साइमन आया है और घबराहट में ईडी से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन ले चलो, लेकिन ईडी सोचता है कि साइमन पागल है, इसलिए उसका मजाक उड़ाता है और दरवाजा बंद कर देता है। साइमन मजबूर होकर अकेला ही पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसके दिमाग की आवाज और तेज हो जाती है और थकावट की वजह से उसे भ्रम भी दिखने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद साइमन ठान लेता है कि वो लड़की की मदद करेगा और चलता रहेगा। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो चीफ डिटेक्टिव ग्लोवर को पूरी किडनैपिंग घटना को विस्तार से बताता है। साइमन उसका हुलिया बताता है, लेकिन कहता है कि उसने किडनैपर का चेहरा नहीं देखा, फिर भी उसने वैन का नंबर याद कर रखा था। ग्लोवर उसे कहती है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी, लेकिन जैसे ही साइमन चला जाता है, वो उसका बैकग्राउंड चेक करती है और पता चलता है कि साइमन की दिमागी बीमारी की हिस्ट्री है और वो पहले हॉस्पिटल में भर्ती रह चुका है। बाद में घर पर साइमन दवाई खाकर सोने की तैयारी करता है। हमें पता चलता है कि उसे अलमारी में कुछ होने का वहम रहता है, इसीलिए वो उसे बार बार चेक करता है। तभी उसके दिमाग की आवाज कहती है कि डिटेक्टिव उसे कभी सीरियसली नहीं लेगी, इसलिए केस शुरू ही नहीं होगा। साइमन फिर डिटेक्टिव को कॉल करता है और पूछता है कि क्या लड़की मिली, लेकिन ग्लोवर झूठ बोल देती है कि उन्होंने नंबर प्लेट को चेक किया और वो किसी दूसरे शहर की कार निकली। ये सुनकर साइमन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि डिटेक्टिव ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ ली है और उसे सीरियसली नहीं ले रही है। नाराज साइमन कॉल काट देता है। अगली सुबह ईडी घर पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा होता है और ढेर सारा पैसा हार जाता है।
तभी घबराया हुआ साइमन उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो बताता है कि लड़की की हालत खराब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। एडी पहले तो सोचता है कि साइमन फिर से अपनी पागलपन वाली हरकत कर रहा है, लेकिन जैसे ही साइमन कहता है कि उसे पुलिस वाले एडी जैसे की मदद चाहिए, एडी का ईगो बढ़ जाता है और वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। घर के अंदर साइमन कुछ गड़बड़ बोल देता है, फिर जल्दी से समझाता है कि ऐसा तब होता है जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शांत होने के बाद वो गली में देखे पूरे इंसिडेंट को एडी को बताता है। एडी दिखावा करने के लिए एक शेडी वेबसाइट खोलता है और वैन का नंबर प्लेट डालता है। वो बताता है कि पुलिस आमतौर पर सीधा नंबर नहीं डालती, लेकिन वो हर वेरिएशन चेक करेगा क्योंकि S को 5 समझा जा सकता है। वो नंबर डालता है, लेकिन वेबसाइट सब्सक्रिप्शन मांगती है जो एडी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए एडी प्लान बी अपनाता है, नकली बैज उठाता है और साइमन के साथ व्हीकल डिपार्टमेंट के दफ्तर पहुंच जाता है। वहां जाकर एडी स्टाफ को ये झूठ बोल देता है कि वो कॉलेज का सिक्योरिटी डायरेक्टर है। वो स्टाफ को नंबर प्लेट देता है और कहता है कि इसे जरूर चेक करो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लेकिन स्टाफ कहती है कि उसे ऐसे इन्फॉर्मेशन एक गार्ड को बताने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर एडी चिढ़ जाता है और कहता है कि वो गार्ड नहीं है, लेकिन स्टाफ अपनी बात पर अड़ी रहती है। उधर साइमन बेचैन होने लगता है क्योंकि दिमाग की आवाज कहती है कि लड़की अब तक शायद मर चुकी होगी। ये सुनकर साइमन बेकाबू हो जाता है और स्टाफ का फोन तोड़ देता है। साथ ही चिल्लाकर कहता है कि उस लड़की को मदद चाहिए। गनीमत है कि एडी उसे शांत कर देता है और बाहर ले जाता है। कार के अंदर दोनों की अजीब सी बातचीत होती है, लेकिन एडी अभी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि साइमन उसे वहीं ले चले जहाँ किडनैपिंग हुई थी। डिटेक्टिव ग्लोवर को दोनों लोगों की व्हीकल ऑफिस में की गई हरकत की खबर मिलती है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर एडी और साइमन उस गली में पहुंचते हैं जहाँ किडनैपिंग हुई थी। ईडी औरत का हुलिया पूछता है तो साइमन बताता है कि वो स्कर्ट पहने थी, मेकअप किया हुआ था और लग रहा था कि वो काम कर रही थी। ईडी तुरंत समझ जाता है कि वो लड़की एक सेक्स वर्कर है, इसलिए वो तय करता है कि उन्हें रेड लाइट एरिया जाकर जानकारी लेनी चाहिए। वहाँ पहुंचकर दोनों नकली पुलिस वाले बनकर औरतों से पूछताछ करते हैं। ईडी तो एक औरत को सिगरेट भी ऑफर करता है ताकि उसका भरोसा जीत सके, लेकिन वो तुरंत कुछ भी नहीं बताती। निराश होकर दोनों अपनी गाड़ी की तरफ लौटते हैं। तभी कुछ गुंडे आकर उनकी गाड़ी तोड़ने लगते हैं और उन्हें बाहर घसीट लेते हैं। फिर एक औरत आती है जो इस इलाके की डॉन निकलती है। वो जानती है कि दोनों पुलिस वाले नहीं हैं और उन्हें वार्निंग देती है कि उसके इलाके से दूर रहें। इस इंसिडेंट के बाद ईडी और साइमन में थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि ईडी थक चुका है और घर जाना चाहता है, लेकिन साइमन हार मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि वो अकेले ही तलाश जारी रखेगा। साइमन की लगन को देखकर ईडी का मन बदल जाता है और वो फिर से उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद ईडी कैंपस सिक्योरिटी ऑफिस जाता है। उसे पता है कि जेरमी का एक दोस्त लोकल पुलिस में है, इसलिए वो चाहता है कि उसी से नंबर प्लेट चेक करवाई जाए। जेरमी पहले तो घमंडी अंदाज में इनकार कर देता है, लेकिन जब ईडी वादा करता है कि अब कभी इस कैंपस में कदम नहीं रखेगा तो जेरमी मजबूरी में मान जाता है। डेटा मिलने के बाद ईडी और साइमन पास के एक डाइनर में जाते हैं ताकि अगला कदम सोच सकें। ईडी बताता है कि केवल 3 नंबर प्लेट वेरिएशन इस एरिया में रजिस्टर्ड हैं और उनमें से किसी का भी बैन से संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर प्लेट चोरी हुई है। अब सिर्फ यही रास्ता है कि उन 3 गाड़ियों को जाकर चेक किया जाए और देखा जाए कौन सी गायब है। इसके बाद साइमन और एडी पहले रजिस्टर्ड मालिक के घर पहुंचते हैं, फिर से नकली पुलिस वाले बनकर वो गाड़ी के बारे में पूछते हैं तो मालिक बताता है कि गाड़ी महीनों पहले एक्सीडेंट में खराब हो गई थी और कबाड़ खाने भेज दी गई थी। वो रसीद दिखाता है और उन्हें दे देता है। उस पते के बेस पर दोनों कबाड़ खाने पहुंचते हैं और मालिक कर्ट से मिलते हैं। कर्ट रसीद देखकर बताता है कि हाँ, उसने गाड़ी यहाँ टो करवाई थी, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और उन्हें चेक करने की इजाजत दे देता है। कबाड़ खाना बहुत बड़ा और बिखरा हुआ होता है। कुछ देर तलाशने के बाद उन्हें गाड़ी मिल जाती है, लेकिन नंबर प्लेट गायब होती है। इसका मतलब है कि किडनैपर्स ने कबाड़ खाने से ही प्लेट चुराई और उसका इस्तेमाल किया। अब उनके पास कोई क्लू नहीं बचा। अचानक साइमन को लगता है कि गाड़ी में से वही लड़की चीख रही है जिसे तोड़ा जाने वाला है। वो घबराकर कर्ट से मशीन बंद करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब अंदर झांकता है तो पाता है कि वो फिर से भ्रम में देख रहा था। दिमाग की आवाज फिर से उसे ताना मारती है और हमें पता चलता है कि ये आवाज दरअसल उसके मरे हुए पिता की है, जो बचपन में उसे टॉर्चर किया करता था। ईडी नोटिस करता है कि साइमन कुछ आवाजों से जूझ रहा है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन साइमन कहता है कि सब ठीक है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईडी अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहा होता है। वो बाथरूम में फ्रेश हो रहा होता है। उधर साइमन भी घर पर अकेले अपने ख्यालों में डूबा है। वो पानी पीने के लिए किचन में आता है और अचानक देखता है कि कोई घुसपैठिया ईडी को बुरी तरह पीट रहा है। वो तुरंत ईडी की मदद के लिए दौड़ता है। घर के अंदर घुसपैठिया ईडी पर बंदूक ताने होता है और
पूछता है कि वो उसकी तलाश क्यों कर रहा था। यही पता चलता है कि दोनों आदमी असल में वही किडनैपर हैं। अब वो अपने साथी का ठिकाना जानना चाहता है ताकि सारे सबूत मिटा सके। इसी बीच साइमन धीरे धीरे अंदर घुस आता है। फिर वो एक बॉल फेंककर किडनैपर का ध्यान भटकाता है, जिससे ईडी को मौका मिलता है कि वो पेन से उसकी टांग में मार दे। साथ ही साइमन बंदूक छीन लेता है। तभी किडनैपर धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो लड़की कभी नहीं मिलेगी, और अचानक साइमन उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। साइमन सदमे में चला जाता है और दिमाग की आवाज उसे हर चीज का दोषी ठहराती है। लेकिन तभी किडनैपर का फोन बजने लगता है और साइमन होश में आता है। फिर वो घायल ईडी को सहारा देकर कार में बिठाता है और मदद के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो जल्द ही अपनी बहन के पार्लर पहुँचता है, क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। उसकी बहन उन्हें ऐसी हालत में देखकर हैरान रह जाती है और साइमन घबराते हुए बताता है कि उन पर हमला हुआ था। वो चाहता है कि उसकी बहन ईडी के जख्मों का इलाज करें, क्योंकि वो कॉलेज में नर्सिंग प्रैक्टिस करती है। हालत देखकर वो अपने भाई से कहती है कि जख्म पर दबाव बनाए रखो। तब तक वो सैलून रूम में इंतजार कर रही कस्टमर को संभाल कर आती है। कस्टमर का हेयर कट हो चुका था तो उसकी बहन पैसों की मांग करती है, लेकिन तभी कस्टमर उसके हाथों पर खून देखकर डर जाती है और तुरंत चली जाती है। कस्टमर के जाते ही उसकी बहन तुरंत काम में लग जाती है। वो जरूरी सामान निकालकर ईडी के जख्मों पर टांके लगाती है ताकि खून बहना रुक जाए। दूसरी तरफ पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस को बुला लिया है और वो ईडी के घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि घुसपैठियों को बेरहमी से मार दिया गया था। पुलिस अब ईडी और साइमन को ढूंढ रही है, जिन्हें साथ भागते हुए देखा गया था। इधर सैलून में उसकी बहन ने ईडी का जख्म सक्सेसफुली ठीक कर दिया है। पूरी कहानी जान लेने के बाद वो साइमन से पुलिस को संपर्क करने को कहती है, लेकिन साइमन मना कर देता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तभी मेन दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने पुलिस खड़ी होती है। साइमन और ईडी उस किडनैप की गई लड़की को बचाने के लिए अड़े रहते हैं, इसलिए वो उसकी बहन से पुलिस को रोकने को कहते हैं। उसकी बहन पुलिस वालों को बातचीत में उलझाती है और साइमन और ईडी किडनैपर का मोबाइल निकालकर सेव नंबर्स को चेक करते हैं। पता चलता है कि वो नंबर कर्ट सैल्वेज का है। ये जानकर कि कर्ट पहले से ही शामिल था, दोनों पार्लर के पीछे से भाग जाते हैं। ठीक उसी वक्त जब पुलिस जबरदस्ती अंदर घुसती है। अगले दिन सुबह कर्ट जब अपने गैरेज में आता है तो वहाँ ईडी और साइमन पहले से मौजूद होते हैं। वो तुरंत उसे बेहोश कर बांध देते हैं और लड़की का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। कर्ट पूरी तरह से इनकार करता है, लेकिन तभी साइमन को दीवार पर घड़ी दिखती है जिसमें एक सीक्रेट कैबिन होता है। खोलने पर अंदर कई पासपोर्ट मिलते हैं, जिनमें से एक को साइमन पहचान लेता है। वो उसी किडनैप की गई लड़की का होता है। यह देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और कर्ट को अपने मरे हुए बाप की तरह देखने लगता है। अचानक वो प्लास उठाकर उसके कान नोचने की कोशिश करता है, लेकिन ईडी टाइम रहते उसे रोक लेता है। जब कर्ट कुछ नहीं बताता तो ईडी उसके कानों में सैनिटाइजर स्प्रे कर देता है और वार्निंग देता है कि अगर वो तुरंत धोया नहीं गया तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। ये सुनकर कर्ट डर के मारे कांप उठता है और सच बता देता है कि लड़कियों को यहाँ लाकर बेच दिया जाता है। तभी मोबाइल बज उठता है और साफ हो जाता है कि इस घिनौने धंधे में एक और शख्स शामिल है। ईडी पूछता है कि वो कौन है, लेकिन कर्ट कहता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा, वो सिर्फ नंबर प्लेट उपलब्ध करवाता था। ईडी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिससे कर्ट और भी डर जाता है। अंधा होने के डर से वो मान लेता है कि उसने एक बार उस इंसान के घर पार्सल पहुंचाया था। कर्ट पुलिस को बुलाने के डर से एड्रेस दे देता है, लेकिन ईडी फिर भी पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद दोनों उस पते पर पहुंचते हैं जहां पर तीसरे किडनैपर के मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। इसी बीच डिटेक्टिव ग्लोवर और उनकी टीम जंकयार्ड पहुंचकर कर्ट को पासपोर्ट के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। उधर जैसे ही साइमन और ईडी घर के अंदर घुसने वाले होते हैं, साइमन को फिर से अपने मरे पिता का भ्रम होने लगता है। ये मेंटल टॉर्चर उसे पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन ठीक उसी टाइम ईडी पेन से क्लिक करता है। उस तेज और लगातार आवाज से साइमन होश में आता है। ईडी उसे पेन पकड़ा देता है और कहता है कि जब भी उसका दिमाग फिसलने लगे वो इसे इस्तेमाल करे। इसके बाद दोनों घर के अंदर घुसकर हर जगह तलाश करते हैं। उन्हें किडनैप की गई लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तभी साइमन को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाते हैं, लेकिन कमरे खाली मिलते हैं। निराश होकर वो नीचे आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सीढ़ियों पर एक अजीब औरत हाथ में कुल्हाड़ी लिए दिखती है। ईडी घबराकर अपनी नकली पिस्तौल उस पर तान देता है, लेकिन वो औरत बिना कुछ किए भाग जाती है। तभी दोनों को एहसास होता है कि वो किडनैपर की माँ थी। वो दोबारा ऊपर जाकर अलमारी चेक करते हैं और उसमें एक सीक्रेट जगह पाते हैं। ईडी पेन की मदद से उसे खोलता है और अंदर से किडनैप की गई लड़की को ढूंढ निकालते हैं, जो डरी सहमी और तंग जगह में कैद थी।
केस सुलझाने के बाद ईडी और साइमन घर से बाहर निकलते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे नंबर्स में पुलिस वाले खड़े होते हैं। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डिटेक्टिव ग्लोवर साइमन पर प्राउड फील करती है और चुपचाप बधाई देती है। ईडी और साइमन एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको फिल्म की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।